प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कमल किशोर सैनी, यह कहता राजनीति विज्ञान। अभी तक हमने हाब्स और लॉक पर चर्चा की है। अब हम रूसो पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको सिलेबस में दिखाई दे रहा है कि हाब्स और लॉक पर पूर्व में चर्चा हमने तुलनात्मक रूप से भी की और हाब्स और लॉक पर विस्तार से भी चर्चा की। अब हम आज रूसो का अध्ययन करेंगे। जीन जैक्स रूसो का जन्म स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में 1712 ईस्वी में हुआ। पूर्व में भी हमने रूसो के जीवनी पर चर्चा की है। राजनीति विज्ञान में रूसो ने पहली बार समानता की संकल्पना को अपनी पुस्तक में स्थान दिया। सेबाइन के अनुसार रूसो ने आधुनिक युग में पहली बार समुदाय की मान्यता को पुनर्जीवित किया। यानी जो संविधान की जो समुदाय की कल्पना की जाती है, जो मान्यता की बात की है, वो रूसो ने वापस से इसको उबारा। रूसो स्पार्टा के समुदाय से काफ़ी प्रभावित था। जो स्पार्टा एक राज्य था और वहाँ कर जो समुदाय व्यवस्था चलती आ रही थी, वहाँ की उस समुदाय की व्यवस्था से रूसो अत्यधिक प्रभावित था। और स्पार्टा जो राज्य था, उस राज्य से उन्होंने समुदाय की अवधारणा ली थी। रूसो ने आधुनिक युग में पहली बार प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतिपादन किया। मैं आपको बता सकता हूँ, मैं कहना चाहूँगा कि रूसो ने जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणा का जो प्रतिपादन किया, वो पहली बार किया था। आज भी स्विट्जरलैंड में 6 कैंटन में हम देख सकते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है, संसार में अभी भी विद्यमान है। तो सबसे पहले रूसो ने दिया था और रूसो का जो जन्म शहर भी स्विट्जरलैंड है, वहाँ आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र दिखाई देता है। रूसो ने पहली बार राष्ट्रवाद की संकल्पना का सैद्धांतिक आधार भी रखा। रूसो ने नागरिक धर्म की संकल्पना दी। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हो कि फ्रांसीसी क्रांति पर रूसो का बहुत अधिक प्रभाव था। पूर्व में भी हमने कहा लॉक का भी प्रभाव था, रूसो का भी प्रभाव था। प्रबोध काल के युग में तर्क एवं विवेक के प्रति विद्रोह किया। रूसो का प्रसिद्ध कथन है कि बुद्धिमान व्यक्ति पतित प्राणी है। रूसो कहता है प्राकृतिक अधिकारों को कोई स्थान नहीं है। जहाँ पर लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों की बात की है, वहाँ रूसो उनको नकारते हैं। वो मानता है कि ऐसा माना जाता है कि रूसो के हाथों में पहुंचकर प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना जो मृत हो गई। रूसो के विचारों से अमेरिका सहित दुनिया के कई संविधानों की प्रस्तावना प्रभावित है। रूसो का जैकोबिनवाद ब्लांकीवाद का पिता माना जाता है। जो जैकोबिनवाद था, आपने पढ़ा था, अमेरिकी जो संविधान में इनका काफ़ी योगदान था। अब जैकोबिनवाद क्या है? फ्रांसीसी क्लब का नाम जैकोबिन था, जिसका नेता रोबेस्पियर था। इस क्लब के अनुसार क्रांति अपरिहार्य है और यह किसी भी साधन द्वारा की जाएगी। वो ये मानता था कि क्रांति है वो जरूरी है और वो किसी भी साधन द्वारा की जाए। क्रांति कैसे भी हो सकती है। ब्लैंकीवाद क्या है? लूस ब्लैंकी के नाम पर ब्लैंकीवाद शब्द का प्रचलन हुआ। ब्लैंकी ने फ्रांस में सशस्त्र गुप्त क्रांति सिद्धांत दिया। ब्लैंकी के अनुसार क्रांति छोटे विशिष्ट वर्ग द्वारा संचालित होगी। तो वेपर ने कहा कि रूसो तर्क का उत्साही धर्मदूत है, जिसने विवेक के काल के लिए मार्ग प्रशस्त करने हेतु अधिकांश विचारों से अधिक कार्य किए हैं। रोमांटिक विचार भी कहते हैं रूसो के अनुसार। अत्यधिक नैतिकतावादी एवं आदर्शवादी है, जिसमें वर्तमान समाज की बुराई को परिवर्तित करके एक आदर्श समाज के निर्माण का प्रयास कर रहा है। यानी जो सामाजिक व्यवस्था चली आ रही थी, उसकी बुराइयों को खत्म कर एक रोमांटिक रूप से रूसो उसको एक ऐसे समाज, एक आदर्श समाज की स्थापना करना चाहता है। सामाजिक समझौता, रूसो ने हाब्स और लॉक की तरह सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया तथा राज्य की उत्पत्ति, स्वभाव इत्यादि का वर्णन किया, जिसे हमने पूर्व के व्याख्यान में विस्तार से उस पर चर्चा की थी। मानव स्वभाव व प्राकृतिक अवस्था पर भी हमने पूर्व के व्याख्यान में चर्चा की थी। संक्षेप में हम इसको देखेंगे। रूसो ने मनुष्य के स्वभाव को पशुवत माना, पशु की तरह माना। वह न तो अच्छा है न ही बुरा है। वह
अपने प्राकृतिक पशुवत जीवन में रहते हैं। नहीं, पशु ना तो बुरा होता है ना अच्छा होता है। रूसों ने व्यक्ति को भद्र पशु की संज्ञा दी है। वह भद्र पशु पूर्ण रूप से स्वतंत्र था, यानी कि ऐसा पशु सीधा साधा भोला भाला पशु की भांति व्यक्ति को उसने संज्ञा दी है। यह व्यक्ति भद्र इसलिए था क्योंकि इसने स्वयं के प्रति प्रेम एवं दूसरों के प्रति सहानुभूति थी। अपनी रचना द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता 1762 में रूसो ने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है लेकिन स्वतंत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कथन किसका है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है लेकिन स्वतंत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। अक्सर उच्च स्तर की और शास्त्रीय स्तर की परीक्षा में ये प्रश्न बार बार आता रहा है। समाज के विकास तथा संपत्ति के उदय से यह स्वतंत्रता लुप्त होने लगी। इसी स्वतंत्रता को फिर से प्राप्त करना मूल उद्देश्य है। रूसो कहता है समाज का जो जो विकास हुआ तो संपत्ति के उदय से यह स्वतंत्रता लुप्त होने लगी, और इसका प्रमुख स्वतंत्रता का उद्देश्य भी है कि इसको फिर से लौटो, प्राप्त करो। रूसो ने प्रकृति की ओर लौट चलो का नारा भी दिया। इसका अर्थ ऐतिहासिक रूप में लौटना बिल्कुल नहीं है, बल्कि मानव का नैतिक प्रवृत्ति की ओर लौटने के लिए कहा है। यानी उस प्राकृतिक जीवन के लिए लौटने के लिए नहीं कहा जब मनुष्य भोला भाला था, भद्र पशु था। वो ऐसे जीवन की ओर लौटने के लिए कहता है जब व्यक्ति की स्वतंत्रता उसे प्राप्त हो। मैक्सी ने कहा कि रूसो को प्रकृति का शिशु कहा है, द चाइल्ड ऑफ नेचर। अब रूसो की मूल समस्या क्या थी? उसके अनुसार प्राकृतिक अवस्था की मुक्त स्वतंत्रता संपत्ति और सभ्यता के विकास के बाद समाप्त हो गई। कहते जो जो स्वतंत्रता जो व्यक्ति की थी वो संपत्ति और सभ्यता का जो जो विकास होता गया, व्यक्ति की स्वतंत्रता खोद सी गई, खत्म सी होने लगी। रूसो कहता है कि प्राकृतिक अवस्था की स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए एक वैकल्पिक समाज का निर्माण जरूरी है, जिसमें व्यक्ति जो प्राकृतिक अवस्था में स्वतंत्र था वो उसे प्राप्त हो, वो भोलापन, वो स्वच्छंदता, सभ्य स्वतंत्रता उसे प्राप्त हो। रूसो के अनुसार मानव के भ्रष्ट होने का मूल कारण समाज और संस्थाएं हैं, मानव स्वभाव नहीं है। मानव समाज का स्वभाव से वो भ्रष्ट नहीं है, उससे तो जो जो सभ्यता का विकास हुआ, जो जो संपत्ति बढ़ी, मनुष्य भ्रष्ट होता चला गया। तो रूसो की मूल समस्या ये है कि वो कहते हैं कि समाज एक ऐसे सभ्य समाज का निर्माण हो जो मनुष्य की जो स्वतंत्रता थी, सभ्य स्वतंत्रता थी, वो वापस से उसको प्राप्त हो सके। उसको समस्या को दूर करना रूसो का मुख्य उद्देश्य है। अब समझौते के बारे में रूसो के सामाजिक समझौते का मूल उद्देश्य है स्वतंत्रता की प्राप्ति था, कि जो उसकी मूल स्वतंत्रता है वो प्राप्त हो। इसी कारण उसने समझौते पर जोर दिया। रूसो के सामाजिक समझौते की विधि हाब्स की बात थी, परंतु उसका मूल तत्व लाख की बात है। कहते हैं रूसो के सामाजिक समझौते की विधि यानी जो कानून है वो हाब्स की तरह है, परंतु उसका मूल तत्व क्या है? लोक की बात ही है, स्वतंत्रता, व्यक्तिवाद की जाते हैं। समझौता हाब्स की बात ही कैसे हम देखेंगे कि रूसो में भी हाब्स की बात ही एक समझौता पाया जाता है। रूसो के समझौते में भी व्यक्तियों ने अपने सभी अधिकार राज्य को दिए। रूसो का राज्य हाब्स की बात ही निरंकुश, शक्तिशाली, असीमित, अदेय और अविभाज्य है। रूसो के समझौते में लोक की विषय वस्तु, रूसो ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आधार समझौते के द्वारा रखा। ये लोक ने भी कहा। लोक की बात ही रूसो ने सरकार को एक मजिस्ट्रेट की संज्ञा दी है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि रूसो के अंदर जो हाब्स और लोक के दोनों तत्व पाए जाते हैं। रूसो के राज्य की प्रकृति कैसी हो? रूसो का राज्य आंगिक राज्य है। यह आंगिक का अभिप्राय क्या है कि एक अंग की भांति है। राज्य एक अंग, हमने प्रथम वर्ष में भी आपने पढ़ा था कि मनु का सप्तांग सिद्धांत, यानी 7 अंगों में बटा हुआ, उसी तरह आंगिक राज्य की कल्पना करता है। उसने राज्य को असीमित, अदेय, अविभाज्य व सर्वशक्तिशाली माना है। रूसो के राज्य पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। संप्रभुता, रूसो की संप्रभुता असीमित है, अदेय है, अविभाज्य है एवं कभी त्रुटि न करने वाली संस्था है। रूसो के विचारों में लोकप्रिय
लोकप्रिय संप्रभुता का विचार पाया जाता है। उसने राज्य और संप्रभुता के लिए सामान्य इच्छा शब्द का प्रयोग किया है। यह सामान्य इच्छा ये परीक्षा की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसका हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। सामान्य इच्छा का विचार रूसो के विचारों का केंद्र बिंदु भी है। रूसो के अनुसार मानव में दो प्रकार की इच्छा पाई जाती है। नंबर 1, समुदाय के कल्याण की इच्छा, रियल विल, और नंबर दूसरी है स्वार्थपूर्ण इच्छा। अब सामान्य इच्छा का अभिप्राय समुचित समाज के भलाई की इच्छा है। अतः सामान्य इच्छा का अभिप्राय सभी की इच्छा नहीं बल्कि सभी के कल्याण की इच्छा। हमें अंतर देखना होगा सामान्य इच्छा और स्वार्थपूर्ण इच्छा में, कि सामान्य इच्छा वो है जो सभी के कल्याण की इच्छा रखती है। अतः सामान्य इच्छा एक आदर्शवादी संकल्पना है। सामान्य इच्छा गुणात्मक है, मात्रात्मक नहीं है। यानी सामान्य इच्छा में समाज का कल्याण कितने लोगों का हो, कितने गुणों के आधार पर हो, मात्रा के आधार कितने कल्याण, यानी वो गुणात्मक इच्छा पर जोर देता है। समुदाय के कल्याण की इच्छा का योग सामान्य इच्छा है। हनरशाह ने भी कहा है कि लेविथान का कटा सीरी रूसो की सामान्य इच्छा है। हम सामान्य इच्छा का और भी विस्तार से अध्ययन करेंगे, क्योंकि सामान्य इच्छा जो है परीक्षा में भी पूछते रहते हैं कि सामान्य इच्छा की विशेषता वास्तव में क्या है। एकता, वह सामान्य इच्छा सदैव व्यक्तिगत होती है, अतः इसमें कभी परस्पर विरोध नहीं होता। विवेकपूर्ण एवं बुद्धिजमय होने के कारण इसमें विरोध नहीं होता है। इसका अभिप्राय होता है कि राष्ट्रीय चरित्र की एकता को उत्पन्न और स्थिर करती है, उन समान गुणों में प्रकाशित होती है जिसमें किसी राज्य के नागरिकों में होने की आशा की जाती है। सामान्य इच्छा में एक स्थायित्व का भी गुण पाया जाता है, नहीं स्थायी होती है, कभी भी इसका अंत नहीं होता है। औचित्य, यानी सामान्य, तीसरा इसका गुण है औचित्य। सामान्य इच्छा सदैव शुभ, उचित तथा कल्याणकारी होती है और सदैव जनहित को लेकर चलती है। यह सबकी श्रेष्ठ इच्छा होती है क्योंकि ये सबकी आदर्श इच्छाओं का योग होती है, इसलिए इसका औचित्य भी है। चौथा इसका अगर विशेषता हम देखते हैं तो संप्रभुताधारी भी होती है, यानी संप्रभुता के समान ही है अविभाज्य आदेश है। जिस प्रकार से संप्रभुता सर्वमान्य होती है उसी प्रकार ये सामान्य इच्छा भी अधेय है। तो इस प्रकार इसकी जो प्रमुख विशेषताओं पर भी हमने चर्चा की, यानी सामान्य इच्छा और स्वार्थपूर्ण इच्छा में अंतर पाया जाता है। जो सामान्य इच्छा होती है वो पूरे समाज की कल्याण की इच्छा रखने वाली होती है और स्वार्थपूर्ण इच्छा कुछ लोगों के स्वार्थ की होती है। इसलिए सामान्य इच्छा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अब हम रूसो के समानता के विचारों पर बात करते हैं। रूसो के अनुसार कोई व्यक्ति इतना गरीब ना हो कि स्वयं को बेच सके तथा कोई व्यक्ति इतना धनवान ना हो कि वह दूसरों को खरीद सके। कहते हैं सब लोग समान होने चाहिए, कोई व्यक्ति इतना गरीब नहीं हो कि वो खुद को बेच देवे, कोई व्यक्ति इतना भी अधिक धनवान हो कि दूसरों को खरीद ले, नहीं, सबको समान रूप से संपत्ति होनी चाहिए। मालिक एवं दास, शासक एवं शासित का जो भेदभाव है वो समाप्त होना चाहिए, यानी कोई मालिक न और जो दास उसमें भेद ना हो, शासक और शासित में भेद ना हो, सब समान विचारधारा हो, सब एक दूसरे की इच्छाओं का आदर करें, उसके अनुरूप आचरण करें। रूसों ने महिलाओं के लिए समान शिक्षा के अधिकार का भी समर्थन किया है। अब रूसों ने स्वतंत्रता के संदर्भ में उनके क्या विचार थे। रूसों के लिए स्वतंत्रता का अर्थ है अपनी नैतिक इच्छा का पालन करना, समुदाय की भलाई के लिए काम करना ही स्वतंत्रता है। सेबाइन ने भी कहा है कि रूसों के स्वतंत्रता की संकल्पना को विरोधाभासी स्वतंत्रता कहा जा सकता है। रूसो कहता है कि जो व्यक्ति अपनी सामान्य इच्छा का पालन नहीं करेंगे उस व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। इसी कारण उसे फांसीवाद के विचार का दार्शनिक पिता भी कहा जाता है, यानी रूसो को फांसीवाद का दार्शनिक पिता भी कहा जाता है। ये भी अक्सर आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि फांसीवाद का दार्शनिक पिता कौन है, रूसो। अब रूसो के शासन कैसा हो।
रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जन्मदाता माने जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि स्वीडन में, स्विट्जरलैंड में आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। तो जन्मदाता प्रत्यक्ष लोकतंत्र के भी रूसों को माना जाता है। इन्होंने सबसे पहली बार प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया। उन्होंने प्रतिनिधिवादी लोकतंत्र का कड़ा खंडन किया। आज भी हम देख सकते हैं कि प्रतिनिधिवादी लोकतंत्र में कई दोष आ गए हैं, जिनका विस्तार से विवेचन हमने लोकतंत्र या में पढ़ा है, उसकी कमियों में पढ़ा है कि क्या क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र में क्या क्या दोष आए हैं। उसका विस्तार से अध्ययन हमने लोकतंत्र के जो बिंदु था हमारे प्रथम वर्ष में, उसमें चर्चा की थी। तो प्रतिनिधिवादी लोकतंत्र का उन्होंने कड़ा किया कि हमने देखते हैं कि लोकतंत्र एक तो होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसमें जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों का स्वयं चुनाव किया जाता है। एक प्रत्यक्ष जो प्रतिनिधिवादी लोकतंत्र है, जिसमें अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, जिनके माध्यम से शासन किया जाता है। तो कहते हैं व्यवहारिक समस्या को देखते हुए रूसो ने यह भी कहा है कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जो केवल ईश्वर के राज्य के लिए ही उपयुक्त है। रूसो के लोकतंत्र की मान्यता को आमूलवादी लोकतंत्र भी कहा जाता है, रेडिकल डेमोक्रेसी भी कहते हैं। इस प्रकार उसने लोकतंत्र को जनमत संग्रह लोकतंत्र भी कहा जाता है। मैफर्सन ने भी अपनी रचना में रूसो के लोकतंत्र को विकासवादी लोकतंत्र की संज्ञा दी है। अब राष्ट्रवाद पर रूसो के क्या विचार थे? रूसो को राष्ट्रवाद के विचार का सैद्धांतिक जन्मदाता माना जाता है। उसने राष्ट्रवाद को नागरिक धर्म से संबंधित करने का प्रयास किया। विविधतावादी विचार रूसो क्या है? रूसो लोकतांत्रिक भी है, रूसो व्यक्तिवादी भी है, रूसो समाजवादी उससे प्रेरणा लेते हैं, फासीवाद भी उससे प्रभावित है। अब रूसो के विभिन्न विचारों की आलोचना भी हुई। टोलमैन ने कहा कि रूसो आधुनिक सर्वाधिकारवादी विचारधारा का दार्शनिक प्रणेता, कई बार पूछ लेते हैं। और रूसो की जो प्रमुख रचनाएं भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है कि जिसमें रूसो की प्रमुख रचनाएं की गई है। इस प्रकार हमने रूसो के प्रमुख विचारों पर अध्ययन किया, जिसमें रूसो की सामान्य इच्छा परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसको हम विस्तार से पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी। वैसे तो सभी रूसो के विचार महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद।